गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो अपने फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स के लेक्चर चल रहे थे, तो लास्ट लेक्चर में मैंने कहाँ तक छोड़ा था बता दो आप। लास्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ा था झुके हुए निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण समीकरण। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि अपन गए 2D में तो कर चुके थे अपन, फिर 3D जो इमेज थी उसके लिए अपन चेक कर रहे थे कि अपनी पोजीशन क्या थी। तो पोजीशन तो मैंने आपको बताई दी थी। क्यों? अपन जब 2D में चेक कर रहे थे तो 2D में अपन क्या देख रहे थे कि सिर्फ x और y के लिए। फिर अपन जो 3D के लिए चेक कर रहे थे तो 3D में अपन क्या कर रहे थे, x, y और z डायरेक्शन पे अपन देख रहे थे कि कण की पोजीशंस कण के निर्देशांक क्या क्या है, कण था अपना, जो पार्टिकल था उसके कोऑर्डिनेट क्या क्या थे। तो कोऑर्डिनेट एक बार मैं वापस फिर से बता देता हूँ वो क्या क्या कोऑर्डिनेट थे। वैसे आपने लिख रखा था, फिर एक बार एक थोड़ी सी और माइंड में इमेज बन जाएगी उससे। तो जो अपना x था, x डैश, वो क्या था, अपन उसको किस में लिख रहे थे सारे, अपन उनको सबको अपन उनको उसमें लिख रहे थे एस और एस डैश निर्देश तंत्र में। तो अपन और सबको किस में लिख रहे थे, कोसाइन की फॉर्म में लिख रहे थे अपन, कोस की फॉर्म में लिख रहे थे। तो अपन क्या करेंगे कि एक्स कोस एक्सो एक्स प्लस वाई कोस एक्स डैश ओ वाई प्लस जेड कोस एक्स डैश ओ जेड। फिर अपन वाई के लिए देख रहे थे, वाई डैश के लिए, तो ये क्या था, एक्स कोस वाई डैश ओ एक्स। भाई जैसा अपन ने ये लिखा था वैसा ही अपन इसके लिए लिख देंगे, वाई कोस वाई डैश ओ वाई प्लस जेड कोस वाई डैश ओ जेड। फिर अपन जेड डायरेक्शन के लिए देख रहे थे, तो एक्स कोस जेड डैश ओ एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ऐसे ही अपन जेड के लिए लिख देंगे। ये अपन एक्स वाई और जेड के लिए लिख चुके। अब मैंने आपको क्या कहा था कि अपने को इसकी क्या पता चल गई, अपने को पोजीशन पता चल गई। अब अगर आपको पता है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की अगर एक बार पोजीशन पता चल जाए तो अपन उसके क्या क्या निकाल सकते हैं, फर्दर आगे जो जो अपने को रिक्वायरमेंट रहेगी अपन सारी चीज़ उसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अपने को उसके लिए क्या क्या चाहिए था मैंने आपको ये बता दिया था। इसके बाद मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया था। तो मैट्रिक्स फॉर्म को अपन उसको क्या बोल रहे थे, कोसाइन मैट्रिक्स बोल रहे थे। और जो फिर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था मैंने उसको मैंने क्या, अब ये सारी चीज़ बड़ी है, अगर मैं इन सबको अगर एक साथ लिखने लग गया तो फिर इससे में बोर्ड भर जाना था। तो मैंने इसको क्या किया कि ए मैट्रिक्स बना ली। तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट थे, A11 था, A12 था, A13 था, वैसे A21, A22, A23 हो गया, A31, A32, A33 हो गया। तो ये सारी मैंने क्या है मैट्रिक्स बना ली थी इसके लिए। और उस मैट्रिक्स को अपन क्या बोल दिए थे, कोसाइन मैट्रिक्स बोल दिए थे। वो भी मैं आपको लिखवा चुका था वहाँ पे। फिर फर्दर अपन आगे चलते हैं, तो मैंने आपको वेग निकलवा दिया था। अब फिर मैं आपको क्या बोला था कि आपके वो होमवर्क क्या था, सिर्फ त्वरण निकालना था आपको, जो उसका एक्सेलरेशन था। तो शायद आपने कर लिया होगा और नहीं भी किया होगा तो अच्छी बात है। तो अब यहाँ देख लो कि अपन त्वरण निकालते हैं। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे कि त्वरण रूपांतरण समीकरण। अब ये तो अपनी पोजीशन थी, पोजीशन से मैं इसका डेरिवेटिव कर दूंगा तो वो क्या जाएगा, अपना वेग आ जाएगा। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ तो आपने लिखी ली थी। अब अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, त्वरण रूपांतरण समीकरण। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि त्वरण क्या होता है। कम से कम 20 बार बोल चुका होगा मैं ये बात। त्वरण होता है वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन। भाई एक बार अपन टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ही तो करते हैं त्वरण के लिए, तो वो त्वरण कहलाता है। और क्या है, एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो किसी भी चीज़ का, वेग का, किसी चीज़ का, तो अगर पोजीशन का करेंगे तो वेग आ जाएगा, वेग का करेंगे तो त्वरण आ जाएगा। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे कि त्वरण रूपांतरण समीकरण। त्वरण रूपांतरण समीकरण। तो त्वरण क्या होता है कि समय के सापेक्ष समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन। तो लिखो
समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। अब आप पेज पलटो और मेरे को बताओ कि जो अपन ने वेग रूपांतरण समीकरण निकाला था वो क्या था और वो कौन से नंबर की इक्वेशन थी। मे बी वो थी अपने इक्वेशन थी वो अपने शायद इक्वेशन वो 12 थी शायद, जो कंफर्म मेरे को भी नहीं पता कि मैंने कौन सी इक्वेशन दी थी, पर वो शायद 12 इक्वेशन थी। सॉरी, हाँ इक्वेशन 14-15 थी वो। तो आप तो ये लिख लो कि वेग रूपांतरण समीकरण से अपने को इक्वेशन से क्या करना है, जो भी अपनी इक्वेशन आएगी अपन उसको आगे लिख देंगे। तो आप लिखो कि वेग रूपांतरण समीकरण से, वेग रूपांतरण समीकरण से। तो वेग रूपांतरण समीकरण क्या था अपना, वी एक्स डैश बराबर a11 वी एक्स a12 वी वाई और a13 वी जेड। भाई यही तो था भाई। आप एक बार क्या है पेज पलटो और देखो वेग रूपांतरण समीकरण क्या था। जो मैंने वी वाई डैश के लिए निकलवाया था वो क्या था, a21 वी एक्स प्लस a22 वी वाई प्लस a23 वी जेड। इसी प्रकार जेड डायरेक्शन के लिए निकाला था, उसमें क्या था वी जेड डैश बराबर v3 वो a31 वी एक्स a32 वी वाई और a33 वी जेड। तो अब अपन क्या करते हैं कि वेग रूपांतरण समीकरण से, तो आपने देखा होगा वो क्या लिखवाया था, मैंने ऐसे लिखवाया था a11 वी एक्स a12 वी वाई और a13 वी जेड। वी डैश वाई क्या था a21 वी एक्स a22 वी वाई और a23 वी जेड। और वी जेड डैश क्या था a31 वी एक्स a32 वी वाई और a33 वी जेड। ये अपना क्या हो गया, ये वेग रूपांतरण समीकरण था। अब त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। तो अपन इसका एक बार क्या करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो उससे अपने क्या आ जाएगा, अपने आ जाएगा त्वरण आ जाएगा। भाई वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण होती है। तो अगर मैं इसका एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूं तो अपने क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। तो अपन यह लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, यानी टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। हिंदी में लिख लेना भी यार ये सारी चीज़, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टू लिख लो रे यार, समय के सापेक्ष अवकलन करने पर। यह चीज़ लिखी है मैंने, समय के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये जो ऊपर की ये सारी चीज़ें ये मैं हटा रहा हूँ, लिख लिया होगा आपने यहाँ तक। नहीं लिखा होगा तो वीडियो पॉज करके लिख लेना। तो ये जो इक्वेशन थी, अब मैं इसका क्या है टाइम के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करता हूँ। तो अगर मैं वी का डेरिवेटिव करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा। अब हाँ, सबसे पहले तो मेरे को एक चीज़ बताओ कि मैंने क्या बताया था कि जो त्वरण है उसको अपन ए वेक्टर से या एफ से डिनोट करते हैं। अब ए से तो मैं इसलिए नहीं कर रहा कि क्योंकि जो ये मैंने मैट्रिक्स ली थी वो मैंने ए की मैट्रिक्स ली थी। अगर मैं ए वापस डिनोट करता हूँ त्वरण को ए से, तो फिर यहाँ क्या है कि सेम हो जाएगा, यानी a11 ax a12 ay। तो अपन ए से भी कर सकते हैं, पर मेरे को क्या थोड़ा सा अलग दिखाना है त्वरण को। एक जैसी चीज़ थोड़े ना लिखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि जो त्वरण है उसको मैं थोड़ा सा अलग डिनोट कर देता हूँ। तो अलग डिनोट करेंगे तो मैं उसको क्या लिख दूंगा, एफ से लिख दूंगा। क्योंकि जो मैंने सबसे पहले लिखाया था आपको, जो मैंने मैकेनिक्स स्टार्ट करी थी, जो फर्स्ट क्लास थी जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, मैंने उसी में लिखवा दिया था कि त्वरण को हम ए वेक्टर से या एफ से डिनोट करते हैं। तो मैं यहाँ एफ से डिनोट कर देता हूँ। बात एक ही है भाई, कोई आंसर तो चेंज होने वाला है नहीं, सेम आंसर आएगा। तो मैंने क्या लिख दिया है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। अगर मैं इसका टाइम के रेस्पेक्ट में इसका एक बार डेरिवेटिव करता हूँ, आपको पता है कि अगर कोई भी वेग का अगर अपन एक बार समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, त्वरण हो जाता है। तो इसका अपन यहाँ क्या लिख देंगे कि एफ डैश एक्स
भाई मैं इसका डेरिवेटिव कर दिया। अब मैं ऐसा तो करने वाला हूँ नहीं, देखो सही बात बताऊँ कि मैं ऐसे लिखूँ आपके लिए, फिर ये क्या है, ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। और आपने ऐसा काम कई बार कर चुके, तो अब यार ये बार बार अगर ऐसा काम करोगे तो अब छोटे बच्चे तो रहे नहीं, अब बड़े हो गए, तो अब ऐसा काम अपन नहीं करेंगे। अब अपन सीधे लिख लेंगे इनके लिए, क्यों, अपन जानते हैं, आप मैंने कई बार करवा भी दिया आपको ऐसा काम, तो ये चीज़ आपको पता है, तो अपन सीधे लिख लेंगे। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस A12 एफ वाई प्लस A13 एफ जेड। अब ये तो अपना काम हो चुका। अब अपन किसके लिए देखेंगे, जो वाई डैश में है। तो अपन इसका क्या करेंगे, इसका क्या हो जाएगा, एफ वाई डैश बराबर A11 एफ एक्स, A21 आएगा यहाँ पे। अपन क्या है कि जो 1 1 वाली मैट्रिक्स थी उसके लिए कर चुके, अब 2 वाली मैट्रिक्स के लिए करेंगे, फिर अगला किसके लिए करेंगे, जो 3 वाली मैट्रिक्स है। तो इसका क्या हो जाएगा, A22 एफ वाई और A23 एफ जेड। फिर अपन एफ जेड के लिए निकालेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, A31 एफ एक्स, A32 एफ वाई और A33 एफ जेड। और इसको समीकरण दे दो, जो भी आपका नेक्स्ट था वो समीकरण इसको आप दे दो। वैसे शायद जहाँ तक ये समीकरण नंबर 17 हो गया, क्यों, मेरे वो जो मैंने लास्ट करवाया था वो मेरे समीकरण नंबर 16 तक हो गया था, जो वेग रूपांतरण के लिए मैंने मैट्रिक्स बनवाई थी। तो आप इसको समीकरण 17 दे दो, और यहाँ क्या लिखेंगे कि समीकरण 17 त्वरण रूपांतरण समीकरण कहलाती है। तो लिखो कि समीकरण 17 त्वरण रूपांतरण समीकरण कहलाती है। अब ये त्वरण रूपांतरण समीकरण हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देता हूँ क्रेमर लॉ से। भाई अपन ऐसा ही काम करते आ रहे हैं, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दूंगा, और कुछ भी नहीं है। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एफ एक्स डैश आ जाएगा, ये एफ आई डैश आ जाएगा, और ये एफ जेड डैश आ जाएगा। इधर ये क्या हो जाएगा, A11 A12 A13, कुछ भी नहीं है इसमें, A11 हो गया, A12 हो गया, और ये A13, A21 A22 और A23, A31 A32 और A33, और इधर क्या हो जाएगा, एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड। एफ एक्स हो गया, ये एफ वाई हो गया, और ये एफ जेड हो गया। इसको समीकरण नंबर 18 दे दो। अब क्या करेंगे कि अगर मैं इसको A11 को इससे, भाई अपन क्या करते हैं, रो और कॉलम को ही तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं A11 है इसको एफ एक्स से, A12 को एफ आई से, और A13 को एफ जेड से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये सारी इक्वेशंस आ जाएगी। भाई मैंने ये इक्वेशंस थी ना, इनको सिर्फ मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। तो ये अपना त्वरण वाला काम हो गया। ये इतना सा काम था, तो शायद आपने कर लिया होगा, और नहीं करा होगा तो अच्छी बात है, अब कर लो। एक दिन की छुट्टी थी बीच में, आराम से कर सकते हो, कोई भारी काम तो था नहीं कि जो आपसे होए नहीं।
लिख लिया होगा आपने यहाँ तक। तो अब समीकरण 18 के बाद लिखो कि समीकरण 18 मैट्रिक्स रूप में त्वरण रूपांतरण समीकरण कहलाती है। और इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। हालांकि समीकरण 17 आपने लिख लिया था, वैसे मेरे काम आएगी, पर कोई बात नहीं, मैं उसको साइड में लिख लूँगा। मैं इससे बना लूँगा समीकरण 17 क्या है भाई, मेरे को तो पता ही है, मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने में 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा, और क्या है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि समीकरण 18 मैट्रिक्स रूप में त्वरण रूपांतरण समीकरण कहलाती है। अच्छा, तो मैं इधर क्या है टूल बॉक्स बना लेता हूँ एक, जो अपने समीकरण 17 थी उसके लिए भाई, जो अपन क्वेश्चन करेंगे उसके बता रहा हूँ मैं। तो एफ एक्स डैश बराबर क्या हो जाएगा, a11 एफ एक्स प्लस a12 एफ वाई और a13 एफ जेड। इसी प्रकार एफ डैश वाई हो जाएगा a21 एफ एक्स, a22 एफ वाई और a23 एफ जेड। और एफ डैश जेड क्या हो जाएगा, a31 एफ एक्स प्लस a32 एफ वाई प्लस a33 एफ जेड। ये अपनी क्या थी, इक्वेशन 17 थी। तो ये सारी चीज़ अब मैं हटा देता हूँ, आपने लिख लिया होगा यहाँ तक। इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लो, जो ये टॉपिक चल रहा है इसी में, कि अगर S एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है तो S डैश भी होगा, और उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाओ। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन है अपना कि यदि S निर्देश तंत्र जड़त्वीय है तो S डैश निर्देश तंत्र भी जड़त्वीय होगा। कैसे, ये क्वेश्चन मार्क लगा लो। तो सबसे पहले मेरे को बताओ आप कि जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं। जो फर्स्ट क्लास थी मैं उसी में बता दिया था, उसके बाद भी मैं 1-2 बार रिपीट करा था, तो शायद आपको आता होगा ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं कि जिनको अगर एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में देखने पर भी वह स्थिर अवस्था में दिखाई देते हैं, यानी त्वरण रहित अवस्था में दिखाई देते हैं, तो वो तो क्या कहलाते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं कि जो एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में देखने पर वो स्थिर अवस्था में दिखाई नहीं देते हैं। सिर्फ इतना सा है कि दिखाई देते हैं और दिखाई नहीं देते हैं। तो जो जड़त्वीय होते हैं उसके लिए तो त्वरण 0 होता है, और जो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है उसके लिए त्वरण 0 नहीं होगा। सिर्फ इतना सा फर्क है। जो जड़त्वीय है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जड़त्वीय के लिए तो क्या हो जाएगा, जो अपना F और A है ये तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है उसके लिए F नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। बस इतना सा फर्क है। अब ये चीज़ तो यार आप बता सकते हो खुद से, कोई बात नहीं, नहीं बताए तो अच्छी बात है, ऐसे ही पढ़ो बढ़िया आराम से। थोड़ा सा पढ़ लिया करो टाइम निकाल के, ज़्यादा मैं वैसे पढ़ाता भी नहीं हूँ। और अब ये चीज़ें मैं बार बार नहीं बोलूँगा, जिसको समझना होता है वो अब तक समझ चुका होगा।
और जिसको नहीं पढ़ना वो चाहे उसको आप कितना ही कह लो वो नहीं पढ़ेगा। अगर रेगुलर क्लासेस चलती होती ना, मैं सबसे पूछता हूँ, जो नहीं बताता ना मैं उसको अगले दिन से क्लास में नहीं बैठाता। पर अब क्या करें, कोई बात नहीं है, करो मज़े, देख लिया करो, टाइम मिल जाए तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैंने बताई दिया कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है। तो जड़त्वीय तो वो होते हैं जिनके लिए त्वरण रहित हो, यानी A=0, और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं जिनके लिए त्वरण 0 नहीं हो। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र की परिभाषा से अपन एस निर्देश तंत्र में देख रहे हैं, तो आंसर लिखो कि एस निर्देश तंत्र में, एस निर्देश तंत्र में तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र की परिभाषा से, जड़त्वीय निर्देश तंत्र की परिभाषा से। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र की परिभाषा से क्या होता है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र वो होते हैं जिनके लिए F = क्या होता है, 0 होता है, यानी A और F। भाई अपन दोनों से डिनोट कर सकते हैं इसको, या तो A से लिख लो या F से लिख लो। तो अपन अभी किसके लिए देख रहे हैं, झुके हुए निर्देश तंत्र के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ अपन ने किससे डिनोट किया है, यहाँ पे त्वरण को F से डिनोट किया है। तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे कि F = 0 लिख देंगे। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि त्वरण रूपांतरण समीकरण से, जो अभी अपन ने निकाला है ना त्वरण रूपांतरण समीकरण, तो वो यूज करेंगे। हम जानते हैं कि त्वरण रूपांतरण समीकरण से, इसको समीकरण नंबर A दे दो। तो जब त्वरण रूपांतरण समीकरण से देखेंगे तो समीकरण जो 17 था, तो समीकरण 17 क्या था वो लिख देंगे अपन यहाँ पे। समीकरण 17 क्या था अपना, fx डैश बराबर A11 fx हो गया, ये A12 fy हो गया, और ये A13 fz हो गया, प्लस fy डैश बराबर क्या हो जाएगा, A21 fx, A22 fy और A23 fz, और f डैश z बराबर क्या हो जाएगा, A31 fx, A32 fy और A33 fz। ये अपना समीकरण नंबर 17 था। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि ये जो मैंने लिखा है ये तो सिर्फ मैंने जनरल फॉर्म लिखी है कि अगर मैं 3D में लिखूं, यानी x, y और z में लिखूं, तो सीधी सी बात है, ये तो मैंने एक जनरल फॉर्म लिखी है कि अगर मैं 3D में लिखूं तो भी त्वरण वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र तो वही होगा जिसके लिए त्वरण का मान 0 होगा। तो अपन यहाँ क्या करेंगे कि समीकरण 1 से, वो समीकरण A से, समीकरण A से, तो इन 3D यानी त्रिविमीय में, इन 3D, तो 3D में देखेंगे तो 3D में क्या हो जाएगा, क्योंकि जो समीकरण 17 वो 3D में है तो अपन 3D के लिए देखेंगे, यानी त्रिविमीय के लिए ही देखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि fx बराबर 0, fy बराबर 0 और f डैश बराबर 0। भाई f 0 हो रहा है तो fx, fy और fz भी 0 ही होगा। भाई ये तो मैंने एक जनरल फॉर्म लिखी थी तीनों के लिए एक साथ। अब मैं अगर त्रिविमीय में लिखूँ तो भी fx, fy और fz क्या हो जाएंगे, 0 ही होंगे। तो मैं इसको समीकरण नंबर B दे देता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा कि चलो यहाँ तक लिखो आप, और जो समीकरण B है, समीकरण B से मैं मान समीकरण 17 में रख दूंगा। तो जब समीकरण 17 में रखूँगा तो ये सब 0 हो जाएंगे, ये सब 0 हो जाएंगे, क्योंकि मैं ये fx 0 रखूँगा, fy 0 रखूँगा और fz 0 रखूँगा। ऐसे यहाँ fx, fy, fz की वैल्यू 0 रखूँगा, वैसे यहाँ पे रख देंगे 0, fx, fy और fz की वैल्यू 0। तो जब मैं fx, fy और fz की वैल्यू 0 रखूँगा तो ये सब fx डैश, fy डैश और fz डैश, इन सब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, जब त्वरणी 0 हो रहा है तो ये भी एस डैश निर्देश तंत्र भी क्या हो जाएगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र हो जाएगा। तो यहाँ तक छापो आप।
तो यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, मैं यहाँ तक हटा रहा हूँ। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि समीकरण 20 से समीकरण 17 में मान रखने पर, तो क्या लिख देंगे, समीकरण 20 से समीकरण 17 में मान रखने पर। तो आपको पता है कि अगर मैं 20 से समीकरण 17 में मान रखूंगा तो क्या आ जाएगा, f(h) बराबर a11.0 प्लस a12.0 प्लस a13.0। क्यों, fx, fy और fz की वैल्यू 0 है तो 0 ही रखेंगे। fi' बराबर क्या आ जाएगा, a21.0 प्लस a22.0 प्लस a23.0 और f' क्या हो जाएगा, a31.0, a32.0 और a33.0। तो यहाँ से ये क्या है, सारी वैल्यू 0 आ गई। तो फिर अपन f' में देख लेंगे कि f' क्या क्या आ जाएंगे, फिर f' की वैल्यू। तो जब ये सारी वैल्यू 0 आ गई तो आपको पता है कि अगर किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। तो ये क्या हो जाएगा, f(h) बराबर 0 हो जाएगा, fy' बराबर भी 0 हो जाएगा और f' बराबर भी 0 हो जाएगा। अब इन तीनों को, ये क्या है, x, y और z डायरेक्शन में है। अगर मैं इन तीनों को एक जनरल फॉर्म में लिख लूँ तो ये क्या आ जाएगा, f' बराबर भी 0 आ जाएगा और इसको आप समीकरण नंबर C दे दोगे। तो समीकरण C से स्पष्ट क्या है कि जो S' निर्देश तंत्र है उसमें भी जो आपका त्वरण आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो त्वरण 0 है तो यानी त्वरण रहित है वो, और त्वरण रहित निर्देश तंत्र है तो त्वरण रहित निर्देश तंत्र क्या कहलाता है, जड़त्व निर्देश तंत्र कहलाता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे कि समीकरण C से स्पष्ट है कि, समीकरण C से स्पष्ट है कि S' निर्देश तंत्र में, S' निर्देश तंत्र में त्वरण का मान 0 प्राप्त हो रहा है। भाई 0 ही प्राप्त हो रहा है, 0 मिल रहा है। तो यहाँ क्या लिख देंगे कि समीकरण C से स्पष्ट है कि S' निर्देश तंत्र में त्वरण का मान 0 प्राप्त हो रहा है, अतः S' निर्देश तंत्र भी एक जड़त्व निर्देश तंत्र होगा। अतः S' निर्देश तंत्र भी एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। यहाँ तक छाप लो। ये एक क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कई बार इसी डेरिवेशन के साथ, कि अगर डेरिवेशन के साथ भी नहीं पूछा जाता है तो 2-3 नंबर का पूछ लिया जाता है, 2-2.5 नंबर का क्वेश्चन जो आपके न्यूमेरिकल आते हैं उनमें। तो बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आपको देगा कि झुके हुए निर्देश तंत्र के रूपांतरण समीकरण के लिए S और S' निर्देश तंत्र में बताइए कि वो जड़त्वीय है या अजड़त्वीय है। तो मैंने करवा दिए। जैसे मैंने टॉपिक, मैंने क्या बताया था कि जैसे टॉपिक होगा उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होंगे मैं आपको करवा दूंगा। तो मैंने न्यूमेरिकल भी करवा दिया है, जो मैं कह रहा हूँ वो सारी चीज़ें मैं करवा ही रहा हूँ। तो आज की क्लास आपकी यहीं कंप्लीट होती है। राधे राधे। नेक्स्ट क्लास में भी अपन एक आध न्यूमेरिकल और पढ़ेंगे, इसके बाद आगे अपन पढ़ेंगे जो अपन अभी क्या पढ़े थे, झुके हुए निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण समीकरण पढ़े थे। इसी प्रकार अपन फिर से एक झुके हुए निर्देश तंत्र के लिए रूपांतरण समीकरण पढ़ेंगे। पर यहाँ अपन किसके लिए पढ़े थे, जो रेखीय गति के लिए पढ़े थे, वहाँ अपन पढ़ेंगे कोणीय गति के लिए। तो कुछ ही नहीं है, बस वहाँ पे जो एंगल क्यों, जो वहाँ पे चाल आ रही थी वो v की जगह ओमेगा हो जाएगी, और कुछ भी नहीं है। भाई कोणीय वेग आएगा तो कोणीय वेग को अपन ओमेगा से डिनोट करते हैं, कुछ भी नहीं है, सेम सा बिल्कुल डिट्टो सेम टॉपिक है। इवन जो अपन ने ये सारी चीज़ें करी है ना, वैसी सारी चीज़ें वहाँ करेंगे, सिर्फ वहाँ पे एक v की जगह ओमेगा का फैक्टर आएगा, और डिट्टो पूरी डेरिवेशन डिट्टो यूं के यूं है, कुछ भी चेंज नहीं होगा वहाँ पे। जैसा काम अपन ने यहाँ किया है वैसा काम वहाँ करेंगे। तो अगर आप चाहते हो तो मैं आपको होमवर्क दे दूँगा, वो चीज़ मैं समझा के आधा करवा के,
भाई सेम सा कर लेना, और अगर आप नहीं करोगे तो मैं करवा दूँगा, कोई बात नहीं है। तो आज की क्लास आपकी यहीं कंप्लीट होती है। राधे राधे।